हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस, जिसमें हम दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे DBT को मर्ज कर दिया गया है, जो कि एक टफ सिचुएशन होगी सभी के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम CSIR नेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ओनली 10 से 15 मिनट, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन हमारा 62 होने वाला है, जिसमें कि आज मंडे है तो सेल बायो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल को। इसके पहले हम डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते थे एवरी डे, लेकिन ये क्या होने वाला है, ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है ये वाला वीक, क्योंकि इस वीक में हम इस टॉपिक को पूरे वीक में हम पूरे डिस्कस करेंगे। यानी इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पोर्शन से रिलेटेड जितने टॉप क्वेश्चंस बने हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस पूरे वीक में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी टोटल 7 डेज यही टॉपिक चलेगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं सबको डिस्कस हम करेंगे। और ये डेली PY की सीरीज होती है, 1 सब्जेक्ट एवरीडे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आई होप आप, अगर आप नए आए होंगे तो आपको मैंने वो सारी चीज़ें बता दी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी बिलीव हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोटेशन के साथ, जो कि हम हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बिलीव अपने ऊपर आता है। यू आर डूइंग ग्रेट, यानी अभी आपको पता है कि आपका कल CSIR नेट लाइफ साइंस का आंसर की आई है। हो सकता है बहुत लोगों का बहुत अच्छा गया हो, कुछ लोगों का हो सकता है नहीं अच्छा गया हो, लेकिन आपने अपनी कोशिश की, आप वहाँ तक गए, एग्ज़ाम दिया। आई होप अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर होगा। मैं भी खुद से ही यही उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आप एक एक करके क्वेश्चन शो होंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। इस मोटिवेशन कोटेशन से थोड़ा मोटिवेशन लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसका आप जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे सेल वर फर्स्ट स्टडी साइंटिफिकली बाय, यानी पहली बार सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। तो इसमें क्या है कि आपको सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन ये पार्ट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, क्योंकि पार्ट सी से ज़्यादा कठिन पार्ट बी होता है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर तो आ रहे हैं, वरना नहीं आ रहे हैं तो आप गलत कर देंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिएगा। तो फर्स्ट सेल्स को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। सेकंड है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग माइक्रोस्कोप और परफॉर्म बाय, यानी पहला एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोपी जिसने किया था वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, वॉन ल्यूवेनहॉक थे, चार्ल्स डार्विन थे, गेगर मेंडल थे। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने पहला माइक्रोस्कोपी पे मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था, एडवांस माइक्रोस्कोपी पे। रॉबर्ट हुक ने भी किया था, लेकिन इन्होंने डेड सेल देखा था, उसकी जगह पेंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने लिविंग सेल देखा था। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी? तो इसे सिचलेडीन एंड ल्यूवेनहॉक ने मिलके, सिचलेडीन एंड सिचवान ने मिलके प्रपोज्ड की थी। ल्यूवेनहॉक ने नहीं, सिचलेडीन एंड सिचवान ने इसे प्रपोज की थी। रॉबर्ट कोच इसका आंसर नहीं होगा, मैक्लिंटोफ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। द साइज रेंज ऑफ वायरसेस, यानी वायरस का साइज रेंज कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 1 से 2 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर, 50 से 100 नैनोमीटर, 20 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो सही होगा, नैनोमीटर में वायरस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे शो होंगे उनको भी जवाब दीजिएगा। कह रहा है द साइज रेंज ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोट्स, यानी यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज रेंज आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 का, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट का कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर के से इसे देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स को। उसी जगह अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ से हम 50 से 100 माइक्रोमीटर में हम 5 से 100 माइक्रोमीटर में हम यूकैरियोटिक सेल्स को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट छोटी होती हैं, यूकैरियोट से थोड़ा बड़ी होती हैं, तो उसका साइज इतना हो जाएगा। यूजुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के सबसे लार्जर पार्ट कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो राइबोसोम तो सबसे छोटा हो गया, गोल्गी apparatus भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है बहुत ज़्यादा पार्ट एरिया कवर करता है किसी भी सेल में, उसके अंदर आपके क्रोमोसोम थ्रेड्स भी होते हैं। तो थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन्ड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो ऐसा किस थ्योरी ने बताया था कि यूकैरियोट्स जो है प्रोकैरियोट से मिलकर बने हैं? तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में, जिसमें कि आपका लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो थे एक सेल्स के अंदर किसी एंसेस्टर सेल्स के अंदर गए थे, उसके साथ ही साथ रह के इवॉल्व हुए थे, इसी को हम उसी के अंदर रह के इवॉल्व हुए थे प्रोकैरियोट, तो इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो थी ये
आपके लिविंग सेल्स को या फिर कह सकते हैं कि जीवन को बताने के लिए हुई थी, लाइफ को बताने के लिए। सेल थ्योरी तो आपको पता ही है, एक्टोसिम्बायोटिक थ्योरी ये भी कोई दूसरी थ्योरी थी। द सेल्स दैट कवर द आउटर एंड इंटरनल सरफेस ऑफ ऑर्गन फ्रॉम, यानी ऐसी सेल जो होती है, ऐसी सेल का नाम बताइए जो आउटर और इंटरनल सरफेस में किसी ऑर्गन के अंदर रहती है। तो एपिथीलिया, सीलिया, विलाई एंड माइक्रोविलाई। यानी यहाँ सिंपल पूछ रहा है कि ऐसे ऑर्गन का नाम आप बताइए हमें जिसमें क्या होता है कि आउटर सरफेस पे, यानी मान लीजिए ये कोई एक्स ऑर्गन है, इसके क्या कह रहा है, आउटर और इनर सरफेस पे क्या होता है, ये इसमें से कौन सा पार्ट पाया जाता है। तो जो सीलिया होता है ये क्या होता है, अच्छा हाँ, उससे पहले हम माइक्रोविलाई या फिर सीलिया के ऊपर जाने से पहले आपको बता दें एपिथीलिया यहाँ दिया हुआ है। एपिथीलियम लेयर जो होती है वो आपके इंटरनल ऑर्गन के पास भी होती है, आउटर ऑर्गन के पास भी देखने मिलती है सरफेस में। तो यहाँ पे एपिथीलियल लेयर जो होती है यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। वो थोड़े कन्फ्यूजिंग ये ऑप्शन थे, लेकिन एपिथीलिया यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड को, जिसमें कि हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, द एपिथीलियल सेल्स दैट आर टॉलर देन दे आर ब्रॉड आर कॉल्ड, यानी यहाँ पे आपके पास 3 तरह की सेल्स होती हैं, स्क्यूमस, 4 तरह की स्क्यूमस होती हैं, कॉलमुलर होती हैं, क्यूबॉइड होती हैं, और एक और अंदर टाइप होता है सेल्स का एपिथीलियल सेल्स का, वो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल। यानी ये 4 टाइप की हो गई, स्क्वामस, कॉलमुलर, क्यूबॉइड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स। यहाँ पे स्क्वामस जो होती है ये हमारी फ्लैट होती है, उसकी जो कॉलमुलर की बात करें तो ये हमारी क्या होती है कि ये डिफरेंट हाई लेंथ की होती हैं, यानी इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। क्यूबॉइड आपकी क्यूब शेप की होती है, स्ट्रेटिफाइड आपकी स्ट्रेटिफाइड रहती है, थोड़ी नॉर्मल कंडीशन में, और काफ़ी लंबी और या फिर चौड़ी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि ऐसी कौन है, टॉलर सेल की बात कर रहा है। यहाँ पे तो कोलुमुलर सेल हो जाएगा, यही सेल होती हैं जो लंबी होती हैं, फ्लैट कम होती हैं, और उनकी जो चौड़ाई होती है यानी ब्रेथ जो होता है वो कम होता है। द एपिथेलियल सेल दैट आर फ्लैट सेल को मैंने बताया स्क्वेमस सेल कहेंगे। द एब्जॉर्प्शन फंक्शन ऑफ सेल्स इनहेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, तो एब्जॉर्प्शन आपको माइक्रोविलाई में होता है, माइक्रोविलाई के थ्रू होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने एरिया को बढ़ा लेके एब्जॉर्ब करती है एब्जॉर्प्शन। द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस सपोर्टिंग लेयर एपिथेलियल सेल इज नोन है। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस सपोर्टिंग जो होती है एपिथेलियल लेयर को जो सपोर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। एपिथेलियल लेयर को सपोर्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस जो होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का एपिथेलियल लेयर को सपोर्ट करता है। सीलिया आर मोस्टली सीन इन द सरफेस ऑफ, सीलिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल नहीं, एपिथेलियल सेल नहीं, मायोजेनिक सेल्स या फिर मायोजेनिक सेल्स तो मसल्स का हो जाएगा, ल्यूमेन सेल्स में आपको देखने को मिलता है कौन, सीलिया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आप जवाब दीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज मोस्टली प्रेजेंट इन, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पे कह रहा है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्किन। जो आपकी क्या होती है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया, इंटेस्टाइन, ल्यूमेन, कनेक्टिव टिश्यू में ये नहीं प्रेजेंट होती। कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट इंक्लूड, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के ऑर्गन काम आते हैं, जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है उसे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं माना जाता। सेल्स विथ एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस विथ फाइबर एंड लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी फाइबर किसमें, कौन सी सेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू में नहीं, नर्वस टिश्यू में नहीं, कनेक्टिव टिश्यू मसल्स में नहीं, यानी कनेक्टिव टिश्यू में आपके सबसे ज़्यादा फाइबर्स और लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है। द मोस्ट अबंडेंट फाइबर टाइप ऑफ द सेल कनेक्टिव टिश्यूज, यानी मोस्ट अबंडेंट फाइबर कौन सी सेल में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के, फाइब्रिनोजन, कोलाजन, फाइब्रिन, एक्टिन। तो यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में फाइब्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा क्या, द सेल टाइप दैट टाइप कनेक्टिव टिश्यू दैट एक्सक्रीट द ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स आर, यानी ऐसा कौन सा सेल है जो इसमें से कनेक्टिव ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू के लिए, और उसके साथ ही साथ फाइबर्स का भी काम करता है। तो यहाँ पे सीक्रेट कौन करता है, माइक्रोफेजेस नहीं, ये कुछ दूसरे सेल्स को खाने का काम आता है, ग्लायल सेल्स भी नहीं होगा, ग्लोबेट सेल। यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट होता है इसी का काम होता है कि ग्राउंड सब्सटेंस का और फाइबर्स को ये अपने अंदर या फिर सीक्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब अब आपको देना है। वो भी सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मसल टाइप सेल टाइप दैट
दैट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, यानी ऐसी ऐसी कौन सी मसल्स है जो धीमे धीमे आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। स्मूथ स्ट्रेटेड कार्डियक स्केलेटल, तो जो इसमें स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसकी जगह पे स्ट्रेटेड हमेशा होती है, कार्डियक भी होती है, स्केलेटल भी होती है। स्मूथ मसल्स बहुत धीमे आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल सेल टाइप डज नॉट स्कूल इंक्लूड, यानी मसल का इसमें कौन सा सेल टाइप है जो इसमें नहीं पाया जाएगा। स्ट्रेटेड कार्डियक कोलुमुलर स्मूथ, यानी इसमें कौन सा मसल का सेल टाइप इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो सी नंबर यानी कोलुमुलर जो होता है ये एपिथेलियल सेल का टाइप है, स्ट्रेटेड कार्डियक स्मूथ ये मसल्स के टाइप हैं। तो इसमें कौन सा इसके कोलुमुलर नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल्स यूजुअली कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये सारी चीज़ें जनरली कंटेन करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, न्यूक्लियस भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी। और अगर बेसिकली स्पेसिफाइक फीचर की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें अ, हमेशा ही रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ साथ ऑप्शन नंबर बी को भी हम मानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो भी सकते हैं, नहीं, ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली लैक, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर 6 नैनोमीटर होता है। द कॉमन यूनिट मेजरमेंट ऑफ सेल साइजेस, द कॉमन यूनिट मेजर सेल को मेजर करने के लिए कितनी होती है, उसे हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। वायरसेस और बैक्टीरिया को हम नैनोमीटर में देखते हैं। हीमोसाइटोमीटर से सेल की काउंटिंग की जाती है। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन द ईयर, यानी सेल थ्योरी जो थी वो कौन से ईयर में यहाँ पे प्रपोज्ड की गई थी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेल थ्योरी यानी जो सिचलिडीनो सिचुआन ने प्रपोज्ड की थी, इसको 1839 या 1838 भी कह सकते हैं, अप्रॉक्स में आ जाता है। 1838 में सिचलिडीनो सिचुआन ने प्रपोज किया था। द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट प्रिडोमिनेंट इन प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल और प्रोटीन एसोसिएट डबल मॉलिक्यूल्स, तो ये भी नहीं होगा, क्रोमोसोम भी नहीं होगा, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे। इसमें सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसके साथ ही साथ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट राइबोसोम टाइप इन प्रोकैरियोटिक 17s होता है और प्रीडोमिनेंट राइबोसोम यूकैरियोटिक 18s होता है। ये सब आपको बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। अगर आप सही से ध्यान नहीं देंगे, रिविजन नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें गलती करवा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ बोला इन प्रोकैरियोटिक साइटोस्केलेटन इज, तो प्रोकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इन यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन इज माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑल ऑफ द वो। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक होती है इसमें साइटोस्केलेटन जो होता है माइक्रोफिलामेंट के तौर में भी मिलता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के तौर पर मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के तौर पर मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द एक्वस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग ऑर्गेनेल कार, यानी ऐसा एक्वस इन्वायरमेंट सेल के अंदर जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल आके रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल दैट सेल यूज टू कैप्चर एंड ट्रांसफर एनर्जी, तो ये तो एटीपी ही होगा, बेसिक चीज़ है। द इंटरनल पीएच ऑफ लाइसोसोम इज टिपिकली, यानी पीएच इंटरनल पीएच कितना होना चाहिए लाइसोसोम का, तो ये हमारा डी नंबर होगा 5, यानी जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखता है, इसलिए यहाँ पे लाइसोसोम का पीएच कितना होना चाहिए, डी यानी 5 होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 लाइसोसोम्स आर जनरली एसोसिएटेड विद, लाइसोसोम्स यहाँ पे किस चीज़ से एसोसिएट होते हैं, तो यहाँ बोल रहा है लाइसोसोम्स का, तो यहाँ पे पेप्टाइडेज हो जाएगा। जो लाइसोसोम जो होता है वो जनरली पेप्टाइडेज से एसोसिएट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज़ की यहाँ पे सिंथेसिस होती है, बोथ प्रोटीन एंड लिपिड दोनों की सिंथेसिस देखने को मिलती है। द सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको देखने को मिलता है उसके अंदर क्या होता है, बोथ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड जो होता है वो हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी बाहरी आपके सेल स्किन पे। द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन इज द मोस्ट एनिमल टिश्यूज, यानी मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, आपकी स्किन जो है ये सब किससे मिलकर बनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये आपके कोलाजन से मिलकर बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द सेल लेयर सपोर्टिंग मैट्रिक्स, यानी एपिथेलियल लेयर को कौन सपोर्ट करता है आपका, ये आपको क्या इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोलाजन होता है, और कोलाजन को कौन सपोर्ट करता है, इसको आपको बेसल लैमिना जो होता है ये आपके सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ बेसल लैमिना हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे, उनके जवाब दीजिएगा। आई होप शायद वो लास्ट स्लाइड हो। यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा तो यही हमारी लास्ट स्लाइड थी।
टोटल 39 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल हम 40 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इससे एक सपोर्ट हमें मिलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि बाकी लोगों को। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, सभी को मैं बता दूँ कि इसमें आप मेरी सारी नोट्स, वीडियो, PDF और जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं मैं सब यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर जुड़िए और एक बार चेकआउट करिए, आपकी काफ़ी हेल्प होगी CSIR नेट लाइफ साइंस में। MSc में अगर आप तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर में आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जैसा कि आपने देखा भी, इसलिए लास्ट में आपसे बस यही बोलूँगा, यहाँ तक अगर आप बने थे तो आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू, आपको यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, सेम ही टॉपिक पे। इस पूरे वीक में हम सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि जिससे कि हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।